एस क्लास कंपनी अकाउंट्स। सबसे पहले तो कंपनीज दो टाइप की होती हैं, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर ये कोई भी कंपनी है दो टाइप के शेयर्स इशू कर सकती हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले तो थ्योरी कंटेंट्स में बनते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? एनीवन? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी, वो तो पब्लिक कंपनी के होते हैं ना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम, ठीक। अच्छा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए? मैक्सिमम? अरे पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम कितने? नो लिमिट। बट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने? 200। ये तो मेंबर्स की बात हो गई। नेक्स्ट, एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इक्विटी शेयर का डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता, कंपनी क्या कमाती है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी अर्निंग इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसी ईयर में ज्यादा प्रॉफिट है तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट है कम मिलेगा, नहीं है प्रॉफिट तो नहीं भी मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फिक्स होता है। जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, चाहे इक्विटी इशू किया चाहे प्रेफरेंस, जर्नल एंट्रीज टोटली सेम है। एप्लीकेशन पे पैसा मिला है, अगर इक्विटी का मिला है तो एंट्री बैंक डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन कर लेंगे, प्रेफरेंस है तो बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस एप्लीकेशन कर लेंगे। ये जो कंपनीज होती हैं इनकी परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि भाई इसके मेंबर जो हैं, शेयर होल्डर जो है वो आते जाते रहते हैं। पार्टनरशिप की तरह नहीं कि दो पार्टनर्स थे, एक की डेथ हो गई तो बिजनेस ही बंद हो गया। पार्टनर कंपनी में क्या है, मेंबर्स की डेथ हो सकती है तो उनके जो शेयर्स हैं उनके आगे रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल लायबिलिटी। मान लीजिए आप किसी कंपनी हीरो साइकिल से कोई गुड्स परचेज करते हैं, कोई कल को लीगल प्रॉब्लम आती है तो आप हीरो साइकिल के नाम पे केस फाइल करेंगे कोर्ट में, आप उसके किसी एम्प्लॉय के नाम पे केस नहीं फाइल करेंगे। मतलब कोई ना कोई मिडलमैन तो होगा जो हीरो साइकिल के बिहाफ पे सारी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उसकी लीगल आइडेंटिटी सेपरेट होती है हमेशा। कॉमन सील, कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी की स्टैंप लगती है, स्टैंप लगी है तो ही वो लीगल वैलिड बनेगा, अदरवाइज वॉइड है। तो ऑल ऑफ द अबव केस आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तो यहां अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के साथ जहां जरूरी होगा उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन केस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी जो होती है ना वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, क्लियर है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। मतलब जब कंपनी बनाई जाती है तो उसके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब एक लिमिट तक शेयर्स इशू करते हैं और मैक्सिमम जो इशू कर सकते हैं उसे ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, जितने आज इशू कर दिए हैं उसे इशूड कैपिटल कहते हैं, जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनीज लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं हो सकती। अनलिमिटेड क्यों नहीं हो सकती भाई? लिमिटेड बाय शेयर है, वैसे भी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एंड में शिफ्ट कर लें, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ही डिस्कस कर लें बेसिक साइड बाय साइड डिस्कशन के साथ। तो अब हम हैं थर्ड क्वेश्चन पे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स? 7। अब इसी अटैचमेंट में मैं कहता प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम कितने मेंबर्स? 2। मैं कहता पब्लिक में मैक्सिमम कितने मेंबर्स? अनलिमिटेड। मैं कहता प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम कितने मेंबर्स? 200। क्लियर है? सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है? 90% ऑफ क्या? नो नो नो, 90% ऑफ इशूड कैपिटल, ऑथराइज नहीं। ऑथराइज तो हमने इशू ही नहीं किया होगा तो आप उसका 90% कैसे मांग लोगे? आप लोगों को ऑफर ना करो और उसका 90% कैसे आ जाएगा?
जो इशू किया उसी का 90% मांगोगे ना आपको। 6th क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली ऑन वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद होगी सिर्फ तब पैसे मांगे जाएंगे, वो कौन सा पोर्शन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है रिजर्व कैपिटल। कल भी बोल चुका हूं, 2-3 दिन पहले भी बोला है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तकरीबन आता है ये क्वेश्चन। रिजर्व कैपिटल होती है कैपिटल का कुछ पोर्शन जो कंपनी वाइंडिंग अप पे मांगती है, और कैपिटल रिजर्व होता है कंपनी का वो प्रॉफिट जो कंपनी ने डे टू डे एक्टिविटी से नहीं कमाया, जो कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी से अर्न कर लिया जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, जैसे फॉरफीचर शेयर किया, उसको रीइश्यू किया, प्रॉफिट हुआ, ये कैपिटल रिजर्व है। लैंड पड़ी थी कोई महंगे में बेच दी, वो लैंड बेचने का बिजनेस थोड़ी है कंपनी का, कैपिटल प्रॉफिट है। हाँ, अगर कंपनी पैडल बनाने के बिजनेस में, साइकिल का पैडल, और उसे बना के बेचती है महंगे में, सस्ते में खरीदती है, तो वो जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपनी डे टू डे वर्किंग से कमाती है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट ए क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर आएगा रिजर्व कैपिटल। 7th क्वेश्चन, ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज मेंशन्ड इन, जो कंपनी की कैपिटल होती है ना उसके मेमोरेंडम में बताई जाती है। मैं वैसे ही ओवरऑल बता दूं, कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अपनी कैपिटल कितनी इशू कर सकती है मैक्सिमम ड्यूरिंग लाइफ टाइम, वो अपने मेमोरेंडम में बताती है पब्लिक को, सबको। जो मेमोरेंडम या आर्टिकल, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये बच्चे ओपन होते हैं, कोई भी, आप भी चाहो तो किसी कंपनी का मेमोरेंडम आज भी डिमांड कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, कंपनी से भी मांग सकते हो। हर कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बनाते टाइम ही वहां रजिस्ट्रार ऑफिस के पास उसकी कॉपी सबमिट करवानी पड़ती है, और हर शेयर होल्डर की डिमांड पे उसे भी देना पड़ता है। बड़ी नॉमिनल फीस पे आपको कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल मिल सकते हैं। नॉमिनल फीस मतलब सिर्फ, आगे तो 1 रुपया फीस रखी थी, 2013 में कुछ इंक्रीज ना की हो, पहले 1 रुपये फीस पे मिल जाता था। ऑथराइज कैपिटल की लिमिट जो होती है ना, वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल 500 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे एक सर्टेन बहुत बड़ी अमाउंट क्रॉस हो तो ही आप कुछ नाम यूज कर सकते हैं। ये देखना इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी इधर किसी कंपनी के नाम के साथ आपने देखा होगा हिंदुस्तान वर्ड यूज होता है, या इंडिया यूज होता है, या कुछ ऐसे वर्ड है जो हमारी कंट्री के साथ स्पेशली अटैच है, वो नाम आप हर कंपनी के साथ यूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ उन कंपनीज के साथ यूज किए जा सकते हैं जिनकी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कैपिटल हो और उनका बिजनेस का नेचर कुछ नेशन की जनरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। वैसे ऑथराइज कैपिटल कुछ भी हो सकती, कुछ भी, जितने आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्यूचर सर्कल बनने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑथराइज कैपिटल डिसाइड करके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा ऑथराइज कैपिटल रख के रजिस्टर करवाओगे उतनी फॉर्मेलिटीज भी बढ़ेंगी और उसकी फीस भी लगती है। मैं सोचा कि आज मैंने कंपनी रजिस्टर करवानी, तो मेरी सोच तो यही होगी यार ज्यादा ऑथराइज कैपिटल रख लो ताकि कभी भी जरूरत होगी तो इशू कर देंगे। अब मैं ये सोच के ज्यादा रख लूं तो उतनी ऑथराइज कैपिटल के साथ जब मैं रजिस्ट्रेशन करवाने जाऊंगा तो वो लोग मुझसे फीस भी मांगेंगे उसकी कि जी इतनी ऑथराइज कैपिटल है तो आपकी इतनी तो फीस दो। फिर मैं सोचूंगा अच्छा मैंने सोच लिया 20,000 करोड़ रुपए ऑथराइज कैपिटल रख लें, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट तो 5 करोड़ की है। तो जब वो कहेंगे ना फीस दो, मैं कहूंगा चलो छोड़ो यार 20,000 करोड़ मैंने कौन सा कभी इशू करने हैं, कभी करने होंगे तब बढ़ा लूंगा ऑथराइज कैपिटल, आज अननेसेसरी फीस क्यों डिपॉजिट करवाऊं। मैं कहूंगा नहीं मेरी तो 10 करोड़ की रख दो जी ऑथराइज कैपिटल, उस पे फीस बहुत नॉमिनल होगी। अब मैं एक लिमिट से ज्यादा रखूंगा तो फीस भी ज्यादा लगेगी। तो अब जेन्युइन सोचो, कोई भी बंदा कितनी ऑथराइज कैपिटल प्लान करेगा, जितना उसको लगता है कि वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम उसे जरूरत पड़ सकती है। फीस तो नॉमिनल होती है, वो हम चेक कर लेते हैं गूगल पे, ऐसे मतलब ट्रैक नहीं उसके याद,
टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन भी होता रहता है इसमें। होती नॉमिनल ही है, ये नहीं कि लाखों रुपए फीस लग जाएगी, होती नॉमिनल ही है, बट फिर भी पे तो करनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, मेमोरेंडम रिवाइज हो जाता है, बिल्कुल दोबारा ही हो गया, अल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रेशन मेमोरेंडम में भी हो सकता है, अल्ट्रेशन आर्टिकल में भी हो सकता है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोलने वाला हूं, मुझे सुनना ध्यान से। किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में मेनली क्या होता है? मेमोरेंडम डील्स विद आउटर अफेयर्स ऑफ द कंपनी, आर्टिकल डील्स विद इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर ही अंदर क्या क्या वर्किंग कैसे होंगी, वो सारी गाइडलाइंस आर्टिकल में होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी बाहर वाली दुनिया के साथ कैसी डीलिंग रखेगी, क्या क्या कुछ होने वाला है, वो मेमोरेंडम में उसके बारे में फिक्स किया जाता है। इंपॉर्टेंट। प्रणव, आपने मान लीजिए अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, हीरो साइकिल में जॉब के लिए अप्लाई किया, हीरो साइकिल लिमिटेड कंपनी है ना, तो वहां पर आपको एग्जीक्यूटिव मैनेजर की जॉब ऑफर कर दी गई, ठीक है, और ठीक है, उस कंपनी में आप मैनेजर अपॉइंट हो गए। अपॉइंट होने के बाद कुछ 6 मंथ्स के बाद, कुछ 2-3 मंथ्स के बाद उन्होंने सैलरी नहीं दी किसी रीजन, कुछ 6 मंथ्स के बाद उन्होंने कहा जी आपकी तो अपॉइंटमेंट ही वैलिड नहीं है, तो आपकी पिछले कोई ड्यूज नहीं दिए जाएंगे, और उन्होंने आपको रिट्रेंच कर दिया, मतलब कंपनी से बाहर निकाल दिया। और रीजन क्या दिया कि आपकी अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको इशू किया गया था उस पे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन ही नहीं थे, जबकि आपको जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया था उस पे उस कंपनी के जनरल मैनेजर के सिग्नेचर थे, और तुम्हें लगा शायद वही ऑथराइजिंग पर्सन है कि वो अपॉइंट कर सकता है, और तुम उस अपॉइंटमेंट लेटर के बेसिस पे अपने आप को मान रहे थे कितनी देर से कि तुम इस कंपनी में एज परमानेंट एम्प्लॉय अपॉइंट किए जा चुके हो। अब इस एंड पे तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती थी? तुम्हारी ड्यूटी खुद की बनती थी कि तुम जाके कंपनी का आर्टिकल मांगते, क्योंकि तुम कंपनी के इंटरनल डीलिंग में जाने वाले ना, तुम कंपनी का आर्टिकल मांगते और उसमें देखते कि उसमें कोई ऐसी प्रोविजन तो नहीं है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए कोई कंडीशन तो नहीं रखी उन्होंने, और अगर कोई कंडीशन है तो क्या तुम्हारी अपॉइंटमेंट के टाइम पे वो सारी कंडीशंस को फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया है, और अगर वो है या उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो तुम उसको पढ़ के समझ के पहले ही रेक्टिफाई करवा लेते तो ज्यादा अच्छा था, नहीं तो फ्यूचर में उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी अपॉइंटमेंट ही वैलिड नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं, तो मैं एक आउटसाइडर हूं, हीरो साइकिल के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे पास आए। हीरो साइकिल का मैनेजिंग डायरेक्टर मालिक थोड़ी है उसका, वो भी तो एक शेयर होल्डर ही, एम्प्लॉई है उसका, मालिक तो शेयर होल्डर है ना, पब्लिक जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे पास आके कहते मेरा यान का बिजनेस है यहाँ उन बाजार में, तो मेरे से 2 करोड़ की यान परचेज कर ली। मैंने सोचा यार हीरो साइकिल है, कोई छोटा यूनिट थोड़ी है, मतलब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टीज है इनकी, मतलब ठीक है, मैंने भी उधार सामान बेच दिया। अब बाद में मेरे को पेमेंट नहीं दे रही, ध्यान से सुनना, भी पेमेंट नहीं मिल रही, 2 करोड़ रुपए, टेंशन वाली बात हो गई है, तो मुझे पेमेंट नहीं मिल रही 2 करोड़ रुपए, मैंने उन्हें 2 करोड़ की यान सेल की थी, और अब बाद में मुझे पता चलता है, मैं उनका मेमोरेंडम पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है वो तो यान के बिजनेस में डील ही नहीं कर सकते, और अगर वो यान के बिजनेस में डील करने का राइट ही नहीं है उनके पास, और मैं उन्हें 2 करोड़ की यान बेच के बैठा हूं और पैसे मांगने के लिए केस भी नहीं कर सकता, केस भी नहीं कर सकता, मतलब लीगली तो मैं 2 करोड़ रुपए उनसे मांग ही नहीं सकता। इसका मतलब मुझे एक किसी भी आउटर पर्सन को किसी कंपनी से डील करने से पहले उसका मेमोरेंडम पढ़ लेना चाहिए कि उसकी मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग उसकी डीलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बना हो, वो तो उनका लाइसेंस ही नहीं है उनके पास उस आइटम में डील करने का। पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, किसी इनडायरेक्ट वे में 420 का केस करूंगा, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैंने तो गुड फेथ में ही सामान बेचा है, ठीक है, मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कंपनी इसमें डील नहीं कर रही है,
तो उसमें मेरा पैसा जो है वो थोड़ा परेशानी से मिलेगा मुझे। सीधी सीधी डीलिंग तो नहीं रही ना मेरी उस कंपनी के साथ, वो कंपनी उस बिजनेस में डील ही नहीं कर सकती, उनके मेमोरेंडम में, उनके बिजनेस लाइसेंस में ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो किसी भी आउटर पर्सन को किसी कंपनी से डील करना हो तो उसे उसका मेमोरेंडम एक बार देख लेना चाहिए, और अगर कोई बड़ी डीलिंग करनी हो तो स्पेशली जरूर देख लेना चाहिए। और किसी भी पर्सन को किसी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होना हो तो उसका आर्टिकल उसे पढ़ लेना चाहिए। मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, आप इन फ्यूचर आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी। बच्चे इक्विटी का डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता, इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस का फिक्स होता है। इक्विटी का डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये परफेक्ट ये क्वेश्चन है, आपको गलत आया था क्वेश्चन, सुनना। एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ इशू प्राइस, 25% ऑफ इशू प्राइस। और आपको जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, उसमें 25% की ऑप्शन ही कोई नहीं थी। याद है 5% करके आए हो आप, तो 5% ऑफ फेस वैल्यू, वो आंसर मार्क मैंने भी वही मार्क करके दिया था। यही था क्वेश्चन। तो अब सुनो, इसके पीछे की पूरी स्टोरी सुनो, पूरी स्टोरी। एक्चुअली हमारा जो कंपनी लॉ है ना, उसमें प्रोविजन थी कि किसी भी कंपनी का जो एप्लीकेशन मनी है वो 5% ऑफ फेस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब भी कंपनी जब शेयर इशू करती थी, बहुत नॉमिनल वैल्यू 5%, कोई बंदा 100 रुपए का शेयर इशू करता है, सिर्फ 5 रुपए एप्लीकेशन पे मांगता है। तो बहुत लोग जिन्होंने नहीं भी इन्वेस्ट करना होता है वो कहते हैं यार 5 रुपए ही है, दे दो, इस कंपनी में अप्लाई कर दो। और जब एप्लीकेशन फुल हो जाएगी, जब अलॉटमेंट करने का टाइम आएगा, देखेंगे मार्केट में शेयर का रेट आप चला गया तो बेच देंगे, नहीं तो 5 रुपए ही है, मतलब 5% ही है। नहीं अलॉटमेंट का पे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या कर लेंगे, मेरी एप्लीकेशन फॉरफिट ही कर देंगे। और ये प्रॉब्लम हमारे पूरे इंडिया में प्रॉपर्टी के लाइन में भी बहुत ज्यादा आई है, क्योंकि पहले कुडा का जो रूल था वो क्या था कि आप कहीं भी, कहीं ग्लाडा में, कुडा में, जैसे दुबरी में शुरू में जितने भी प्लॉट्स कटे, उनमें जब कुडा की तरफ से वो अलॉटमेंट होती थी, इनिशियली सिर्फ 5% आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता, मतलब 1 लाख रुपए को प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको सिर्फ 5,000 रुपए डिपॉजिट करा के उसको बुक करा देना, बाकी पेमेंट बहुत लेट। लोग क्या करते थे, 10-10 प्लॉट बुक करा देते कि कोई तो निकलेगा, 5,000 ही डिपॉजिट कराया, ज्यादा अमाउंट तो डिपॉजिट कराई नहीं, और उसके बाद एक भी अगर उनकी अलॉटमेंट हो जाती थी, बाद में ब्लैक में बेच देते, मतलब रियल ऑनर तो आया ही नहीं। जबकि पूरा का सही पर्पस था कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें एक सही जगह में रेजिडेंस प्रॉपर्टी मिल जाए, उनका कोई पर्पस ये थोड़ा ही था कि किसी के पास पैसे ज्यादा है वो आए इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ चीज खरीदे, बाद में महंगी बेचे, ब्लैक मार्केटिंग करना पर्पस थोड़ी था उनका। तो पर्पस डाइवर्ट हो रहा, इसलिए बाद में इधर सेबी ने रूल बनाया, क्योंकि सेबी के पास पावर्स है कंपनी एक्ट में किसी भी तरह की जो चीजें सही नहीं है इशू एंगल से, पब्लिक इंटरेस्ट में, उन्हें वो अपडेट कर देते। तो सेबी ने इसका रूल 2002 में बन चुका है तो कि 25% ऑफ, वो भी इशू प्राइस, फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस से कम एप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब फाइनली 5% वाला काम खत्म हो चुका है, वो है ही नहीं। तो एप्लीकेशन पे कितने से कम एप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए, 25% ऑफ इशू प्राइस। लेकिन आपको क्वेश्चन किसी भी सेंस में आता है तो आप दोनों चीजें याद रखना। एज पर लॉ 5% ऑफ फेस वैल्यू, एज पर सेबी 25% ऑफ इशू प्राइस। और जब लॉ या सेबी कुछ ना बोलना हो और आंसर में दोनों ऑप्शन हो, 5% भी हो 25 भी हो, तो आपको 25 टेक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खत्म हो गया इसके आने के बाद। क्लियर है? तो उस एंगल से मैं कह रहा था कि आपका वो क्वेश्चन सही नहीं बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन, Rishi Limited invited application for issuing 1,000 equity shares of 100 each at 20% premium.
The whole amount payable on application. The issue was fully subscribed. Amount received on application will be. सारे पैसे एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, तो 120 रुपए इंटू 1000, 1,20,000 रुपए आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पे, 1,20,000। कोई डाउट तो नहीं? 10th के बाद 11th क्वेश्चन देखो। ऋषि लिमिटेड रजिस्टर्ड कैपिटल है 3 लाख, रुपी लिखा है 3 लाख के साथ, रुपी 3 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। इसने बीच में से सिर्फ रजिस्टर्ड का मीनिंग होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। इन्होंने बीच में से 2000 शेयर इशू किए, 25 रुपी एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 20 रुपी फर्स्ट कॉल पे रिसीव होने थे। बैलेंस जब चाहिए होगा तब मांगेंगे, मतलब बैलेंस अभी नहीं डिमांड कर रहे हैं। All the amount payable on application and allotment were duly received, but the company could not call the final call money till 31st March. The total amount received by company. तो भाई फाइनल कॉल को छोड़ के बाकी देख लो क्या बनता है। नहीं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों को छोड़ के देख लो क्या बनता है। एप्लीकेशन पे आपको मिलने थे 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 25 रुपए, टोटल 50 रुपए, इनटू इशू था 2000 शेयर्स, 1 लाख रुपी अब तक अमाउंट हमारा रिसीव हो चुका है। 2000 शेयर 50 रुपए, 1 लाख। ये असाइनमेंट इधर सुनना, ये असाइनमेंट मैंने पहले से आपको ग्रुप में भेजी हुई, तो आपको हो तो इसका प्रिंट दे देता हूं मैं, तो इसका प्रिंट ले लो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोग रिटर्न में सॉल्व करो और उसके बाद हम डिस्कस करें। कोई डाउट हो तो वो ज्यादा बेटर है, मैं यहां करूं तो उसका इतना बेनिफिट नहीं है, ठीक है।